अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन जो कि रिसर्च के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन के तीन टाइप्स हैं: रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, और तीसरे का नाम है कम्युनिटी ट्रायल। आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन है क्या। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि रिसर्च डिज़ाइन को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है। एक कैटेगरीज को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन, दूसरे को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन रिसर्च की वो स्टडी डिज़ाइन है जिसमें रिसर्चर कोई इंटरवेंशन, कोई एक्सपेरिमेंट या कोई एक्टिविटी या कोई ड्रग्स की ट्रायल करता है, और रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर मैनिपुलेशन करके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर मॉडिफिकेशन करके उसका इफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखता है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन में रिसर्चर एक कंट्रोल ग्रुप लेता है और उस कंट्रोल ग्रुप के ज़रिए से एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के दरमियान उनकी रिजल्ट को कंपेयर करता है, और रिसर्चर अपनी हाइपोथेसिस प्रूव करता है कि इस इंटरवेंशन को करने के बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर इफेक्टिवनेस आई है। आया वो इफेक्टिवनेस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है एज कंपेयर ऑफ द कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट से। तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप का रिजल्ट, उसके अंदर इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा एज कंपेयर ऑफ द कंट्रोल ग्रुप के। सो ये है एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की फर्स्ट टाइप, जिसको कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब इसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्यों कहा जाता है? और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन का ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन है। इसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन भी कहा जाता है। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द रिसर्च स्टडी डिज़ाइन, गोल्ड स्टैंडर्ड डिज़ाइन है। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन? बिकॉज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन में जो कॉज एंड इफेक्ट्स है, उसकी जो रिजल्ट है वो बड़ा वैलिड है और ऑथेंटिक होगा। रिजल्ट वैलिड एंड ऑथेंटिक होगा क्योंकि जो सैंपल साइज उसने लिया है और उसको रैंडमली एलोकेट किया है एक्सपेरिमेंट ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, तो फिर एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर के ऊपर जो उसने इंटरवेंशन की है, उस इंटरवेंशन का जो रिजल्ट को उसने एवेलुएट किया है, इट्स मोर वैलिड एंड द ऑथेंटिक। सो इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी डिज़ाइन। अब हम पढ़ते हैं कि आरसीटी के कुछ की फीचर्स है। आरसीटी के की फीचर्स है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले की फीचर्स जो है ना इसका है वो है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या है? रैंडमाइजेशन जो है ना वो है प्रोबेबिलिटी, मींस टू सेलेक्ट दी सैंपल साइज को सेलेक्ट करना बाय रैंडमली, बाय चांस के जरिए से, और उसको रैंडमली एलोकेट करना। सबसे पहले मिसाल के तौर पर फार्मूला यूज करते हुए उसने 20 पेशेंट जो है ना टारगेट पॉपुलेशन से जो है ना 20 पेशेंट लिया। सपोज आईसीयू में गया और आईसीयू से उसने आईसीयू में हाई डिपेंडेंसी एरिया में 20 पेशेंट उसने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। अब वो रैंडमली जब सेलेक्ट किया है तो इसको अगेन रैंडमली एलोकेशन करनी है। रैंडमली एलोकेशन का मतलब है कि इनको रैंडमली एलोकेट करना है एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर और कंट्रोल ग्रुप के अंदर, 10 and 10।
तो उसको हाफ हाफ कर दिया, 2 सेगमेंट में कर दिया, एक्सपेरिमेंट ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, और इसको रैंडमली एलोकेट कर दिया कि कौन से 10 पेशेंट जो है ना रैंडमली एक्सपेरिमेंट ग्रुप में चले जाएंगे और 10 पेशेंट जो है ना रैंडमली कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे। फिर इनके ऊपर अगेन रैंडमली असाइन करना है, फिर अगेन रैंडम असाइनमेंट, रैंडमली असाइन करना है। अब रैंडमली असाइन का मतलब क्या है? रैंडमली असाइन करना है कि जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप को न्यू ट्रीटमेंट या न्यू ड्रग्स दिया जाएगा और इसको ओल्ड ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप को या ओल्ड ड्रग्स दिया जाएगा या फिर प्लेसिबो दी जाएगी। और ये जो दिया जाएगा ये भी रैंडमली असाइन किया जाएगा। सो रैंडमाइजेशन का मतलब 3 लेवल पे करना है। और रैंडमली आपने सैंपल साइज सिलेक्ट करना है, रैंडमली एलोकेट करना है उस सैंपल साइज को हाफ हाफ में रैंडमली एक्सपेरिमेंट ग्रुप में या कंट्रोल ग्रुप में, फिर उनके ऊपर रैंडमली असाइन करना है कि जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप को न्यू ट्रीटमेंट दी जाएगी वो भी रैंडमली करना है कि उसको न्यू ट्रीटमेंट और न्यू ड्रग्स, और उसको और कंट्रोल ग्रुप को जो है ना ओल्ड ड्रग्स या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट या फिर प्लेसिबो दी जाएगी। नाउ द सेकंड वन, सेकंड क्या होगी कि इसमें हम ब्लाइंडिंग करते हैं आरसीटी के अंदर। नाउ ब्लाइंडिंग कहते हैं इसको या मास्क कहते हैं, मास्किंग। ब्लाइंडिंग या मास्किंग का मतलब ये है कि जैसे ब्लाइंड पर्सन होता है उसको कोई नहीं पता होता कि ये शख्स कौन है, एंड मे बी ही रिकॉग्नाइज बाय दी, वो बहुत अरसे उनके साथ कनेक्शन में रहने के बाद उसकी आवाज़ से वो पहचान जाए। वैसे ब्लाइंडिंग का मतलब है वो उसको ना पता हो, मास्किंग का मतलब भी यही है। तो ये ब्लाइंडिंग जो की जाती है ये 3 लेवल पे की जाती है। एक कहते हैं सिंगल ब्लाइंड, दूसरे को कहते हैं डबल ब्लाइंड और तीसरे को कहते हैं ट्रिपल ब्लाइंड। अब ये रिसर्चर ब्लाइंडिंग क्यों करता है? ब्लाइंडिंग इसलिए किया जाता है कि रिजल्ट के अंदर बायसनेस ना हो, सिलेक्शन बायसनेस ना हो, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो बायसनेस है और जो रैंडम एरर है, स्टैंडर्ड एरर, रैंडम एरर और बायसनेस को ख़त्म करने के लिए ये ब्लाइंडिंग की जाती है। नाउ दी सिंगल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड क्या होता है? सिंगल ब्लाइंड ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट हैं जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर है या कंट्रोल ग्रुप के अंदर है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो पार्टिसिपेंट है उनको ये ना पता हो कि हमें कौन सी ड्रग दी जा रही है या कौन सी इंटरवेंशन हमारे पे हो रही है। मींस न्यू इंटरवेंशन हो रही है या ओल्ड इंटरवेंशन हो रही है, या न्यू ड्रग्स दिया जा रहा है या ओल्ड ड्रग्स दिया जा रहा है या प्लेसिबो दिया जा रहा है। तो ये पेशेंट को पता ना हो। अगर ये पेशेंट को पता चल जाए कि हमें न्यू ड्रग्स दी रही है और उनको ओल्ड वालों को ये पता चल जाए कि हमें ओल्ड मिल रहा है, तो वो स्विच ऑन कर जाएंगे और तो वह भी पॉसिबल है वो आपके स्टडी से विड्रॉल हो जाए। तो सेकंड जो है ना डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड है कि डेटा कलेक्टर लेवल पे या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो रिसर्चर ने कोई हेल्थ केयर वर्कर को हायर किया है डेटा कलेक्शन पे, या ड्रग्स हेल्थ केयर वर्कर्स को हायर किया है कि इस ग्रुप को आपने न्यू ड्रग्स, इस ग्रुप को आपने ये ड्रग देनी है, ए ड्रग देनी है, ए ग्रुप को ए ड्रग देनी है, बी ग्रुप को बी ड्रग देनी है। और डेटा कलेक्टर को ये ना पता हो कि जो ए ग्रुप है वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है या कंट्रोल ग्रुप है, या बी ग्रुप जो है ना वो कंट्रोल ग्रुप है। सही है। फिर उसके बाद इस रिसर्चर को ये भी ना पता हो कि ये ए ड्रग्स है जो बी ग्रुप के दिया जा रहा है ये ओल्ड है या न्यू है, या ड्रग्स के बारे में भी ना पता हो और ग्रुप के बारे में ना पता हो, तो इसको कहते हैं डबल ब्लाइंड। नाउ द ट्रिपल ब्लाइंड जो होती है, जो को पीआई है, आपका को पीआई जो है या आपके साथ को पीआई है या फंडिंग एजेंसीज है या डेटा एनालिस्ट है, एनालिस्ट लेवल पे को पीआई या डेटा फंडिंग एजेंसीज को या डेटा एनालिस्ट लेवल पे, इन तीनों को पता ना हो कि कौन सा एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, ए ग्रुप एक्सपेरिमेंट है या कंट्रोल है, बी ग्रुप जो है ना एक्सपेरिमेंट ग्रुप है या कंट्रोल है, या ये जो ड्रग्स ए दिया जा रहा है ये न्यू है या ओल्ड है, या ड्रग्स बी है ये न्यू है या ओल्ड है।
सो उसको दोनों तीनों लेवल पे फंडिंग एजेंसीज को पता ना हो कि कौन से ग्रुप को कौन सी ड्रग दी जा रही है, कौन सा ग्रुप कौन सा है। अगर फंडिंग एजेंसीज को पता चल जाए तो फंडिंग एजेंसीज हो सकता है पार्टिसिपेंट को अप्रोच कर ले, उनको कुछ इंसेंटिव्स दे दे और वो में भी रिजल्ट में ओवर रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट कर दे या अंडर रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट कर दे, तो इसका बायसनेस हो सकती है रिजल्ट के अंदर। नाउ द थर्ड की फीचर्स इज द मैचिंग। मैचिंग होनी चाहिए। मैचिंग का मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर और कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो सैंपल साइज है जो सेलेक्ट किया है पार्टिसिपेंट, वो नंबर्स में इक्विवेलेंट हो और कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इक्विवेलेंट हो। मींस अगर इसमें 5 मेल है तो इसमें भी 5 मेल है और 5 फीमेल है, तो कंट्रोल ग्रुप में भी 5 मेल और 5 फीमेल होनी चाहिए। या 5 अर्बन है तो 5 रूरल है, तो इसमें भी कंट्रोल ग्रुप में 5 अर्बन हो तो 5 रूरल हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैचिंग होने से क्या होगा कि रिजल्ट जो है ना वो अथेंटिक आएंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट अथेंटिक आएंगे। सपोज अगर मैचिंग नहीं करते, अगर एक्सपेरिमेंट ग्रुप में वो पेशेंट जो है ना यंग पेशेंट ज़्यादा ले लेता है, 7 यंग पेशेंट ले लेता है, 3 ओल्ड ले लेता है। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप में वो 3 ओल्ड ले लेता है और 7 जो है ना 3 जो है ना वो यंग ले लेता है और 7 ओल्ड हो जाता है। तो जब वो डायबिटिक मेलाइटिस पे पेशेंट को करेगा तो हो सकता है उसके रिजल्ट जो है ना ओवर रिप्रेजेंटेशन आ जाए या अंडर रिप्रेजेंटेशन आ जाए। नाउ द फोर्थ वन इज द होमोजेनिसिटी। होमोजेनिसिटी का मतलब है एक जैसे, सिमिलर होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। मींस ये जो 10 पेशेंट हैं, ये विद इन द ग्रुप इनके अंदर होमोजेनिसिटी होनी चाहिए। विद इन द ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर होमोजेनिसिटी। 10 पेशेंट अगर अर्बन के हैं तो उसमें से 5 अर्बन है तो 5 रूरल होना चाहिए। तो 5 अर्बन है 5 रूरल, मतलब वो रूरल की ही होने चाहिए। अगर इसमें से 10 पेशेंट अगर आपने हाई सोशो इकोनॉमिक से लिए हैं तो विद इन द ग्रुप ये हाई सोशो इकोनॉमिक के होने चाहिए। और इनके भी अगर 10 आपने पूर क्लास के लिए है तो वो 10 के 10 पूर क्लास के ही होने चाहिए, एक जैसे ही हों। तो मीन्स होमोजीनियस होने चाहिए। अगर 10 आपने पठान रेस से लिए हैं तो 10 अगर आपने पंजाबी कम्युनिटी से लिए हैं तो मीन्स वो होमोजीनियस होने चाहिए। सो द होमोजीनियसिटी इन द सेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विद इन द ग्रुप। फिर इसके बाद है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी वो हाई होगी इसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, क्योंकि आपने रैंडमली एलोकेट किया, रैंडमली असाइन किया और रैंडमली ही आपने उन पे रैंडमली असाइनमेंट किया कि किस ग्रुप को एक्सपेरिमेंट ग्रुप देना है, किसको कंट्रोल और ब्लाइंडिंग की। तो इससे इंटरनल वैलिडिटी जो स्टडी के अंदर इंटरनल वैलिडिटी है इन द सेंस ऑफ द टूल, इन द सेंस ऑफ द इंटरवेंशन, इन द सेंस ऑफ द रिजल्ट इज अ मोर ऑथेंटिक होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं आरसीटी के टाइप्स। आरसीटी की टाइप्स को जो है ना हम पढ़ते हैं। अब आरसीटी के जो है ना तकरीबन 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन पैरेलल आरसीटी डिजाइन। सेकंड है क्रॉस ओवर आरसीटी। तीसरा है फैक्टोरियल आरसीटी डिजाइन। अब इनको पहले मैं नाम लिख लूं फिर मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। क्लस्टर आरसीटी, फिर फिफ्थ है प्रैग्मेटिक आरसीटी और सिक्स्थ है एडाप्टिव
RCT। ये जो है ना 6 टाइप्स है RCT के जो कि आजकल यूज़ हो रही है रिसर्च स्टडी के अंदर। आइए अब एक एक को मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि पैरेलल, कंट्रोल, फैक्टोरियल, क्रॉसओवर, फैक्टोरियल, क्लस्टर, प्रैग्मेटिक और अडैप्टिव RCTs क्या है। पैरेलल RCT जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा मोर ग्रुप्स है बनाए जाते हैं, ग्रुप्स या सेगमेंट्स बनाए जाते हैं इंडिविजुअल्स के या सैंपल साइज के, और उन पे डिफरेंट, हर ग्रुप को डिफरेंट इंटरवेंशन दी जाएगी, ठीक है ना। फिर इस डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जो डिफरेंट इंटरवेंशन की गई है उसकी इफेक्ट्स को एवोल्यूएट किया जाएगा या आउटकम को एवोल्यूएट किया जाएगा। क्लियर? मींस आपने सपोज 50 का सैंपल साइज लिया और 50 के सैंपल साइज को, ये 50 का सैंपल साइज लेने के बाद वो आपने RCT की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है या जो भी की फीचर्स है उसको आपने प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया। मतलब आफ्टर दी RCT का जो भी की फीचर्स है उनको करने के बाद आपने 50 पेशेंट, आपने बाय द फार्मूला आपने 50 पेशेंट सेलेक्ट कर लिए। सपोज उस 50 पेशेंट को आपने 10-10 के 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, 10-10 के ग्रुप में रेंडमली 5 ग्रुप्स में आपने उनको डिवाइड कर दिए, और 5 ग्रुप को, हर एक ग्रुप को एक अलग इंटरवेंशन आपने किया और हर इंटरवेंशन की जो है ना इफेक्ट्स आपने पोस्ट टेस्ट करके देखा। क्लियर दैट? आप प्री टेस्ट भी कर सकते हैं और पोस्ट टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पैरेलल, और इनको सबको एक ही साथ करना है। एक ही साथ आपने 5 ग्रुप बनाए और पांचों ग्रुप को आपने इंटरवेंशन एक साथ किया और एक ही साथ उनको मेजर किया, तो इसको कहते हैं पैरेलल RCT डिजाइन। दूसरा जो है वो है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर का मतलब ये है कि जब रेंडमली, सपोज आपने 20 पे, फिर अगेन मैं 20 इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए कि रेंडमली आपने 20 पेशेंट जो है ना बाय दी यूजिंग ऑफ द फार्मूला आपके 20 पेशेंट है, चलो 20 की जगह पे हम कर लेते हैं 40 पेशेंट ले लिए रेंडमली और उनको रेंडमली असाइन किया 20 के। अच्छा, अब इस पेशेंट की आपने देखना है कि 20 पेशेंट आपने ले लिए और उसको हमने फर्स्ट वाले, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप और इसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप, और इसको आपने दे दिया निम्स। सपोज निम्स टैबलेट दे दिया, निम्स नई टैबलेट आई है और उसका जो इफेक्ट देखा आपने ब्रोफीन के अंदर, ब्रोफीन आपने दे दिया कंट्रोल ग्रुप को। फिर आपने देखा कि निम्स वालों के अंदर 20 पेशेंट के अंदर 15 पेशेंट की जो है ना वो पेन वो जल्दी रिलीव हुआ और 5 पेशेंट का पेन और स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन जल्दी ठीक हुआ, 15 पेशेंट का, 5 का नहीं हुआ। अब यहाँ पे आ जाए 3 पेशेंट का हुआ, 17 पेशेंट का नहीं हुआ, मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर जो आपने टाइम पीरियड हाइपोथेसिस में रखी थी। फिर आपने देखा अगेन आपने वॉश आउट पीरियड दिया, जो भी पेशेंट, जो भी ड्रग्स की हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ के बाद आपने वॉश आउट पीरियड के बाद पीरियड रखा, वॉश आउट पीरियड के बाद अब जो इसको आपने क्रॉस ओवर करना है, मींस जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप था उसको आपने ब्रोफीन देनी है और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको आपने निम्स देना है। फिर अगेन इसकी इफेक्टिवनेस देखा आपने, अगेन आफ्टर दी वही 2 डेज या 3 डेज के बाद अगेन जो निम्स वाले हैं अगेन उसमें 14 पेशेंट के जो है ना पेन रिलीव हुआ, 6 का जो है ना नहीं हुआ, और आपने ब्रोफीन वाले में देखा अगेन 4 का हुआ, 16 का नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि क्रॉस ओवर करने के बाद भी जो निम्स की इफेक्टिवनेस थी ड्रग्स की वो अच्छी थी एज कंपेयर ऑफ दी कंट्रोल ग्रुप में जो है ना ब्रोफीन के।
सो दिस इज द मेथड ऑफ द क्रॉस ओवर। अब हम आते हैं एक दूसरी टाइप से, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल में भी आपने रैंडमली 20 पेशेंट आपने सेलेक्ट कर लिए। अब फैक्टोरियल में क्या होगा कि आपने दो या दो से ज्यादा दो या दो से मोर इंटरवेंशन देंगे, इसमें इंटरवेंशन देंगे टू दी एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को। अच्छा, इस पैरेलल में और फैक्टोरियल में ये फर्क है कि तो फैक्टोरियल के अंदर जो इंटरवेंशन है उसकी कॉम्बिनेशन ज्यादा होगी, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप के ऊपर और फिर कंट्रोल ग्रुप के ऊपर। तो मिसाल के तौर पर इसका मिसाल ऐसे समझने के लिए ऐसे चाहिए कि आप बोन डेंसिटी की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि बोन डेंसिटी की इम्प्रूवमेंट कैसे हो। तो आपने रैंडमली 20 पेशेंट सेलेक्ट कर लिए, ओल्ड एज के पेशेंट नहीं, पीपल सेलेक्ट कर लिए रैंडमली 20, और उनको रैंडमली 10-10 के ग्रुप में, एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उसको आपने विटामिन डी भी दिया और 2 से या 3 घंटे उनको सन एक्सपोजर भी कराया। फिर उनको 1 गिलास ऑफ मिल्क और 1 एग्स भी दिया। अब आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप को 3 इंटरवेंशन दिए और कंट्रोल ग्रुप को आपने ऐसी ट्रेडिशनल छोड़ा, जो भी वो खाए पिए। और फिर आपने देखा कि ये जो 3 इंटरवेंशन कराए और उनको बाद 6 मंथ के बाद उनकी बोन डेंसिटी और उनकी लैब इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो उनमें डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट ग्रुप में इम्प्रूवमेंट होगी, बोन डेंसिटी मास उनकी अच्छी हो जाए। सो दिस इज दी फैक्टोरियल डिजाइन। नाउ अब आ जाते हैं 4 टाइप पे क्लस्टर। अब क्लस्टर में क्या होता है, क्लस्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लस्टर के बहुत से प्राइमरी स्कूल्स या बहुत से जो है ना BHUs स्कूल या कम्युनिटीज़ को एक क्लस्टर बना दिया जाता है। इसमें मिसाल के तौर पर 5 स्कूल्स के, प्राइमरी स्कूल्स के क्लस्टर कर दिए और 5 स्कूल्स के क्लस्टर कर दिए कंट्रोल में, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप, और इनको फिर आपने इंटरवेंशन दिया और इनको नो इंटरवेंशन दिया या ट्रेडिशनल मेथड्स पे जो चल रहे थे। 5 मिसाल के तौर पर कोई किसी आप हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम करना चाहते हैं या कोई ऐसे जैसे SPE का जो है ना एजुकेशन देना चाहते हैं, तो 5 स्कूल्स लिए, उनके क्लस्टर बनाए और उनको जो है ना आपने इंटरवेंशन की, और 5 क्लस्टर जो है ना आपने कंट्रोल में रखे, उनको आपने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया और इनको न्यू इंटरवेंशन, न्यू एक्टिविटीज़ से जो है ना आपने कोई एक्टिविटी कराई, कोई इंटरवेंशन किया और फिर उसके बाद उनकी इफेक्ट्स देखी। तो आपने देखा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो क्लस्टर है उसके अंदर जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ आए, उनके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए एज कम्पेयर ऑफ दी कंट्रोल ग्रुप के। सो दिस इज़ द क्लस्टर। क्लस्टर आप स्कूल के बना सकते हैं, क्लस्टर आप हॉस्पिटल के बना सकते हैं, क्लस्टर आप हेल्थ केयर सेंटर्स के बना सकते हैं। सो दिस इज दी क्लस्टर, और एक क्लस्टर के ऊपर आपने इंटरवेंशन किया। क्लियर दैट? अब आ जाते हैं प्रैग्मेटिक पे। प्रैग्मेटिक क्या है? प्रैग्मेटिक जो होती है वो RCT जो हम करते हैं वो रियल वर्ल्ड या रियल प्रैक्टिस, रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस पे किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये आप कर सकते हो, 20 पेशेंट्स ICU से सिलेक्ट कर लिए और इनको 10-10 के जो है ना रेंडमली एलोकेट किए, और इन्हीं पे आपने बेड सोर का जो नया मेथड बनाया, बेड सोर की जो एक्सरसाइजेज है, 2 आवरली पोजीशन चेंज, बैक मसाज एंड दी जो आपने हर्बल जो भी ड्रग्स बनाई है वो आपने कर दिया, और इसको कंट्रोल ग्रुप को आपने ट्रेडिशनल जो जो पहले से चल रहा था वही आपने दिया। तो आपने देखा कि इस जो
रियल ये क्योंकि क्लिनिकल साइड पे रियल प्रैक्टिस के अंदर जो है ना आप ये इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप के अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी पेशेंट के अंदर बेड स्कोर के हीलिंग में एज़ कम्पेयर ऑफ द कंट्रोल ग्रुप में, जिसमें आप ट्रेडिशनल मेथड से 6 आवर्ली या 8 आवर्ली पोजीशन चेंज करते थे सिर्फ, और इसमें क्या किया आपने 2 आवर्ली पोजीशन चेंज किया, बैक मसाज किया और आपने कोई हर्बल लोशन बनाई वो भी लगाया है, ठीक है। नाउ द अडॉप्टिव आरसीटी, द अडॉप्टिव आरसीटी जो होती है ये होती है अडॉप्टिव आरसीटी मींस कोई आप आरसीटी डिज़ाइन आपने सेलेक्ट कर लिया और आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्रॉस ओवर डिज़ाइन के ज़रिए से आप एक स्टडी कर रहे हैं, 2 ड्रग्स को देख रहे हैं, 2 ड्रग्स की जो है ना इफेक्टिवनेस देख रहे हैं। जब आपने देखा कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकला या आप आगे जाके इस क्रॉस ओवर में कोई और डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप सपोज़ आप कहते हैं कि ये क्रॉस ओवर जो ये रिज़ल्ट आया अब इसको मैं फैक्टोरियल या पैरेलल करना चाहता हूँ, पैरेलल स्टडी डिज़ाइन भी आपने इसमें इंक्लूड किया, इस रिज़ल्ट की बेसिस पे आपने आगे जाके पैरेलल स्टडी डिज़ाइन को अडॉप्ट कर लिया और पैरेलल स्टडी डिज़ाइन से आपने आगे जाके उसकी इफेक्टिवनेस देखी, तो मींस दिस इज़ कॉल्ड द अडॉप्टिव आरसीटी डिज़ाइन। मींस एक स्टडी को आप एक डिज़ाइन के साथ कर रहे थे, जब आपने उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल के आए, जो वो रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड निकल के आया, अब आपने कहा कि इस रिज़ल्ट के ऊपर मैं और एक स्टडी डिज़ाइन लगाऊं और उस स्टडी डिज़ाइन से फिर ये इस रिज़ल्ट के इफेक्टिवनेस और ज़्यादा होंगे, या ये पेशेंट के जो है ना ज़्यादा इनके अंदर इफेक्टिवनेस आएगी, ज़्यादा इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, तो आपने एक और स्टडी डिज़ाइन जो है ना अडॉप्ट किया। एक्चुअली तो आप क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन कर रहे थे, जब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया उस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को इवोल्यूएट करने के लिए आपने फिर पैरेलल स्टडी डिज़ाइन को चॉइस किया और उस पर इम्प्लीमेंट किया और फिर उसकी रिजल्ट देखे, तो दिस इज़ कॉल्ड दी अडॉप्टिव आरसीटी डिज़ाइन। आई होप आज के लेक्चर में आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की जो हमने पढ़ा कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन वो स्टडी डिज़ाइन है जिसमें रिसर्चर कोई इंटरवेंशन, कोई एक्टिविटी, कोई ड्रग्स ट्रायल करता है और इसमें रिसर्चर मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उसकी इफेक्ट्स या उसकी आउटकम जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखता है। तो इसी तरह फिर हमने पढ़ा कि आरसीटी की 2-3 टाइप्स है, आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, सेकंड है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, तीसरा है कम्युनिटी ट्रायल। फिर हमने पढ़ा कि आरसीटी के कुछ की फीचर्स है। नंबर 1 इज़ द रैंडम एलोकेशन या रैंडमाइजेशन। तो रैंडमली आपने जो है ना सैंपल साइज सेलेक्ट करना है और रैंडमली उनको एलोकेट करना है एक्सपेरिमेंट ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, और रैंडमली असाइन करना है एक्सपेरिमेंट ग्रुप को न्यू ट्रीटमेंट और ओल्ड को कंट्रोल ग्रुप को जो है ना ओल्ड ट्रीटमेंट या न्यू या प्लेसिबो। फिर हमने पढ़ा कि ब्लाइंडिंग क्या की जाती है, मास्किंग या ब्लाइंडिंग जिसको कहा जाता है, मतलब अवॉइड दी बायसनेस, तो उसमें सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड और ट्रिपल ब्लाइंड हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मैचिंग के मैच होने चाहिए, जो नंबर्स के अंदर प्रोपोर्शन के अंदर जो है ना एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो है ना मैच होने चाहिए इन द नंबर, इन द प्रोपोर्शन, इन द परसेंटेज। फिर हमने पढ़ा हेमोजेनिसिटी होनी चाहिए कि हर एक ग्रुप जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है अपने अंदर विद इन द ग्रुप उनके अंदर हेमोजेनिसिटी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द जेंडर, एज, लोकेलिटी और एथनिसिटी के लिहाज से। फिर हमने पढ़ा कि इंटरनल वैलिडिटी जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंदर, क्योंकि इसमें आपने रैंडमली एलोकेट किया और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें जो कॉज और इफेक्ट्स की जो रिजल्ट निकलते हैं वो बड़े अथेंटिक होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि आरसीटी की कितनी टाइप्स है, तकरीबन 6 टाइप्स है आरसीटीज़ की। एक तो सबसे जो है वो है पैरेलल आरसीटी डिज़ाइन, फिर उसके बाद एक क्रॉस ओवर, फैक्टोरियल, क्लस्टर, प्रैग्मेटिक एंड अडॉप्टिव, और हर एक को हमने डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन वो होती है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल आरसीटी को जो है ना ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन भी कहा जाता है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रैंडमली ही आप
सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको रैंडमली एलोकेट करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में 10-10 सपोज आपने 20 पेशेंट जो है ना टारगेट पॉपुलेशन से बाय द यूजिंग द फार्मूला आपने 20 पेशेंट सेलेक्ट कर लिए, उनको रैंडमली एलोकेट किया 10-10 के ग्रुप में, 10 एक्सपेरिमेंट ग्रुप में, 10 कंट्रोल ग्रुप में। फिर आपने इंटरवेंशन देने से पहले आपने प्री टेस्ट किया, फिर उनको इंटरवेंशन दी ट्रीटमेंट ग्रुप को, और कंट्रोल ग्रुप को आपने प्लेसिबो दिया या ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड जो है ना इंटरवेंशन दिया। फिर आपने उसको उसकी पोस्ट टेस्ट किया, फिर दोनों की पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट को कंपेयर किया। डेफिनेटली द रिजल्ट ऑफ द इंटरवेंशन ग्रुप का जो है ना ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर ऑफ द कंट्रोल ग्रुप के। सो इस तरह के मालूमाती लेक्चर के लिए HPH यूट्यूब चैनल्स के साथ टच रहिएगा। आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि HPH चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे बेल आइकॉन को प्रेस करें कि न्यू लेक्चर जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आप तक उसकी रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।